नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम तीन माइक्रो कैप्स एनालाइज करेंगे. दीज आर वेरी हाई ग्रोथ माइक्रो कैप्स, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन देम. बिजनेस मॉडल इनका थोड़ा वीक है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम if the promoters fix their business model, then a lot could be expected out of these companies. And these three companies have been given to me by Shailendra Joshi. So Shailendra has been in contact with me for the last 7 to 8 odd months, and he used to always reach out to me on LinkedIn with messages and a list of companies which I used to always tell him that I will analyze, but I never analyzed. तो मुझे आज लगा कि टॉप 3-4 कंपनी शैलेंद्र के लेके एक पूरा वीडियो एक तरह से उसको उन कंपनीज को एनालाइज करूँ, राइट. सो द फर्स्ट कंपनी दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज इज, दीज आर ऑल स्मॉल माइक्रो कैप कंपनीज. 500 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इन सारे कंपनीज का, राइट. सो द फर्स्ट कंपनी इज बेला कासा फैशन एंड रिटेल लिमिटेड. सो ऑल दीज कंपनीज इवन आई एम हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट. ये कंपनी जो है ये कपड़े बनाती है और होम फर्निशिंग्स बनाती है, राइट. सो अपैरल्स जो होते हैं, आप जूडियो में जाते हैं, शॉपर स्टॉप में जाते हैं, रिलायंस ट्रेंड्स में जाते हैं, तो आपको वहाँ पे अपैरल्स मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं जो प्राइवेट लेबल के होते हैं, कोई ब्रांड के नहीं होते, कैल्विन क्लाइन के नहीं होते, टॉमी हिलफिगर के नहीं होते. तो ये जो प्राइवेट ब्रांड्स होते हैं, ये जो सारे रिटेल हाउसेस के, राइट, उनका मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है ये कंपनी करती है, बेला कासा, राइट. तो जिस तरह स्काई गोल्ड B2C कंपनीज के जैसे तनिष्क या फिर PNG, PN गाडगिल या फिर जॉयस लुका के ज्वेलरीज डिज़ाइन करता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, B2B कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का एक तरह से क्लाइंट्स होते हैं इनके, राइट. उसी प्रकार ये कंपनी जो है बेला कासा, ये जो है, ये जो भी बड़े रिटेल हाउसेस है, रिटेल ब्रांड्स है, उनके प्राइवेट लेबल के जो कपड़े होते हैं वो मैन्युफैक्चर करती है, डिज़ाइन भी करती है और मैन्युफैक्चर करती है, राइट. तो ये अपैरल से उनका जो बिजनेस आता है, दिस इज 75% टू द टॉप लाइन, राइट. एंड दिस इज अ प्योर प्ले B2B मॉडल. सो दिस कंपनी वर्क्स विद ऑल दीज बिग ब्रांड्स लाइक रिलायंस, ट्रेंड्स, जूडियो, शॉपर स्टॉप, एंड दिस इज अ प्योर प्ले B2B मॉडल, राइट. तो ये एक रिटेल कंपनी है, बट इसका 75% जो है बिजनेस वो एक B2B मॉडल से आता है. मैं इतना स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आप एक B2B मॉडल की बात करते हैं तो दो चीज़ें क्लियर होती है. एक, ऐसे कंपनीज में रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम होता है, बिकॉज बेला फासा जो है वो एक 500-550 करोड़ की एक माइक्रो कैप कंपनी है, बट द काइंड ऑफ क्लाइंट्स इट हैज़, दीज आर ह्यूज क्लाइंट्स. तो रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम होता है, क्लाइंट्स जो है इनको पैसे देते नहीं है सही वक्त में. तो B2C कंपनीज जो होते हैं, जैसे मैंने रेड टेप का एनालिसिस किया, या फिर ट्रेंड जो आप जूडियो बोल दीजिए, दीज आर B2C कंपनीज, राइट. तो हियर दे वर्क ऑन अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल. तो जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले पैसे देते हैं और फिर आपको कपड़े दिए जाते हैं, राइट. सो इन दीज कंपनीज देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ रिसीवेबल्स. सो द बिगर क्लाइंट्स डू नॉट पे देम ऑन द right time, and they do not respect the terms which are agreed when they get onboarded, right. So these are B2B company, it's not a B2C company. 25% revenues जो है वो B2C से आते हैं. तो जो होम फर्निशिंग का बिजनेस है, इनका एक वेबसाइट है, राइट. और ये वेबसाइट के थ्रू ये लोग होम फर्निशिंग के ये बेड्स, लिनन्स जो भी है ये सब बेचते हैं एक तरह से, राइट. बट दिस इज प्राइमरली अ B2B कंपनी. तो B2B कंपनीज में रिसीवेबल्स का एक बड़ा प्रॉब्लम होता है. दूसरा प्रॉब्लम जो होता है वो ये होता है कि इनके जो बड़े क्लाइंट्स हैं इनको कॉस्ट या फिर इनको मार्जिन पे चाप देते हैं, राइट. तो अगर समझो ये बड़े क्लाइंट के पास जाते हैं, 15% मार्जिन लेके हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% चाहता है, तो उसके साथ इस तरह नेगोशिएट करते हैं कि वो 15 का 9 या 8% हो जाता है. तो दैट्स वाई when you're working for contract, or when you're analyzing contract manufacturers, whether it is pharmaceuticals, whether it is retail, whether it is gold or jewelry, one has to be very cognizant कि receivables का problem होता है, and second, they do not get the margins which they want, right. तो it's more of a high volume low margin game, right. तो margins बहुत कम होते हैं, lower single digits में या फिर mid single digits में होते हैं एक तरह से, right. So this is a retail company, but do not think of this as a B2C retail company, it's a B2B रिटेल कंपनी, राइट. तो B2B रिटेल कंपनी का थोड़ा और समझ लेते हैं. सो द केपेक्स दिस कंपनी इज डूइंग इज अराउंड 50 करोड़. तो ग्रोथ है इस कंपनी में विदाउट एनी डाउट. आई विल शेयर द सेल्स डेटा एज वेल एज द प्रॉफिट ग्रोथ डेटा. 50 करोड़ का केपेक्स किया जा रहा है, राइट्स इशू, डाइल्यूट कर रही है, प्लस देयर इज इंटरनल कैश अक्रूवल्स, राइट. थ्रूपुट इनका डबल होने वाला है. सो द नंबर ऑफ क्लॉथ दैट दे प्रोड्यूस राइट नाउ इज 1 CR. सो दे वांट टू प्रोड्यूस 2 CR पीसेस ऑफ क्लॉथ. तो एक तरह से केपेक्स हो रहा है, विच मीन्स दैट देयर इज इनफ डिमांड फॉर वट एवर दिस कंपनी इज मेकिंग, राइट. इट्स अ प्रॉक्सी फॉर अर्बन कंजम्पशन. तो जितने ज़्यादा लोग फैशन ट्रेंड्स वगैरह नए कपड़े खरीदेंगे उतना ज़्यादा इनका माल खपेगा, राइट. जैसे मैंने कहा, दिस हैज़ अ
दिस हैज ट्विन प्रॉब्लम्स ऑफ हाई रिसीवेबल्स प्लस इन्वेंट्री, राइट। तो रिटेल कंपनी में इन्वेंट्री का प्रॉब्लम तो गिवन नहीं होता है, राइट। रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि रिटेल कंपनीज B2C होती है, बट ये कंपनी B2B है, तो इसमें ट्विन प्रॉब्लम्स है, रिसीवेबल्स का भी प्रॉब्लम है और इन्वेंट्री का भी प्रॉब्लम है। द मैनेजमेंट हैज नॉट गिवन एनी गाइडेंस एज सच फॉर दिस कंपनी। ओके, तो थोड़ा इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। इफ यू लुक एट द सेल्स ग्रोथ, फिनोमिनल सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ। इफ यू लुक एट द लास्ट 1 year, it's 51%, last 3 years sales growth 19%, last 1 year profit growth 57%, last 3 years थोड़ा कम है 12%, average return on capital employed and ROE, right, return long term sustainability पे ये कंपनी अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं कर पाई है, काफी छोटी कंपनी है, 623 crore market cap की कंपनी है, राइट। सो poor on long term sustainability metrics, right। operating profit margins ठीक ठाक है, करीबन 8% के है, क्योंकि B2B कंपनी है तो मार्जिन्स नहीं देते बड़े प्लेयर्स इनको, राइट। तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑन द लोअर साइड, भले डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, बट नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज जस्ट 5% 4% रेंज में, राइट। CFO EBITDA जैसे मैंने कहा नेगेटिव रहता है या फिर बहुत कम रहता है ऐसे कंपनीज का, बिकॉज जो भी कैश फ्लो है वो इन्वेंट्री में फंसे रहते हैं और रिसीवेबल्स में फंसे रहते हैं। माइक्रो कैप कंपनी है, फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी है, -55 करोड़ का नेगेटिव फ्री कैश फ्लो है। री इन्वेस्ट कर रही है अपने बिजनेस में, 60% री इन्वेस्टमेंट रेट है पिछले 10 साल का। ऑब्वियसली दे डोंट पे एनी डिविडेंड एज सच, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे द डेट दैट दिस कंपनी हैज इज वेरी मिनिमल, डेट वगैरह कुछ ज़्यादा है नहीं, थोड़ा शॉर्ट टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट तो कुछ नहीं है यहाँ पे। आई जस्ट हाईलाइट दैट, ये लॉन्ग टर्म डेट 0 है यहाँ पे इनका, एंड देयर इज सम शॉर्ट टर्म डेट क्योंकि वर्किंग कैपिटल इश्यूज रहते हैं, इन्वेंट्री में माल फंस जाता है, रिसीवेबल्स नहीं आते, तो लोगों को सैलरी देनी होती है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म लोन्स 12 मंथ्स के अंदर के जो लोन्स होते हैं, राइट, वैलिडिटी जिनकी 12 महीने होती है, वो लोन्स लेते हैं। फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट इज अराउंड 17%, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, राइट। इसका ओनरशिप वगैरह तो ठीक है, 68% एक तरह से 58% एक तरह से प्रमोटर स्टेक है, बट इस कंपनी का पी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 39 का पी है। मैं एक B2B कंपनी को 39 का पी नहीं दूंगा, even if it is in the retail sector, right। तो if you look at the stock price over here, स्टॉक प्राइस काफ़ी ऊपर गया था जब पूरा मार्केट ऊपर गया था, एंड रिसेंटली द स्टॉक प्राइस केम डाउन, एंड ये कहानी बहुत दूसरे स्टॉक्स की भी है कि अभी वो ऊपर फिर से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आई आस्क सेल्फ बिफोर एनालाइजिंग और आफ्टर एनालाइजिंग कंपनीज, वेदर आई वुड वांट टू इन्वेस्ट इन सच कंपनीज। तो कैन दिस कंपनी गिव अ सेल्स ग्रोथ ऑफ मोर देन 15%? यस, दे सकती है। कोई टेलविंड्स है नहीं, अर्बन कंजम्पशन रुका पड़ा है तो कोई टेलविंड नहीं है। EPS ग्रोथ भी 25% दे सकती है विदाउट एनी डाउट, तो पिछले साल का EPS ग्रोथ इज 58%, तो फिर से दे सकती है, राइट। इज इट अ सिक्लिकल बिजनेस? नो, इट्स नॉट अ सिक्लिकल बिजनेस। कपड़े हम बरस के 12 महीने खरीदते हैं, पहनते हैं, तो कोई सिक्लिकलिटी नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी कम है, ट्रेडेड प्रोडक्ट्स नहीं है यहाँ पे, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है, बट B2C नहीं है, B2B है, इसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी 10% से नीचे है, 4% की प्रॉफिटेबिलिटी है। प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज इज नॉट देयर। कैन द बैलेंस शीट सपोर्ट ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 2 years? आई थिंक द बैलेंस शीट इज फाइन, थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट कुछ नहीं है। इज द स्टॉक अंडरवैल्यूड? नो, इट्स नॉट अंडरवैल्यूड। तो एक B2B कंपनी को भले वो रिटेल साइड पे क्यों ना हो, मैं उसको एक 20 या 25 से ज्यादा का पी नहीं दूंगा, राइट। सो दिस वाज द एनालिसिस फॉर बेला कासा रिटेल, राइट। विल टेक द नेक्स्ट कंपनी नाउ। So the next company is JB Laminations Limited. तो ये कंपनी जैसे प्लाईवुड के लैमिनेट्स कैसे होते हैं वैसे स्टील के भी लैमिनेट्स होते हैं, तो ये एक तरह से कटिंग करती है उन लैमिनेट्स की, राइट। सो इट मैन्युफैक्चर्स लैमिनेट्स ऑफ स्टील्स एंड सेल्स इट टू ट्रांसफॉर्मर कंपनीज लाइक स्किपर, सिल्चर, टेरल, वोल्टैम्प। ये जो पावर ट्रांसफॉर्मर कंपनीज होते हैं उनको बेचती है। सो द क्लाइंट्स ऑफ दिस कंपनी प्रिडोमिनेंटली बिलोंग टू द पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस, एंड दिस इज प्रॉक्सी फॉर एनर्जी डिमांड। तो जब तक ये पावर का साइकिल चलता रहेगा, और मुझे लगता है कि कुछ वक्त तो चलेगा ये साइकिल, तब तक JB लैमिनेट्स जैसे कंपनीज को, JB लैमिनेशंस जैसे कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है उसको डिमांड रहेगा। सो द टॉप 5 क्लाइंट्स मेक अराउंड 42% ऑफ रेवेन्यू, सो देयर इज सम क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। सो दीज आर द लैमिनेशंस। तो स्टील को कट करके, राइट, दिस इज हाउ दे मेक इट, राइट। सो ये पावर ट्रांसफॉर्मर्स में एक तरह से इस्तेमाल होता है। ये कंपनी बहुत रिसेंटली लिस्ट हुई है, इट रेज्ड एन IPO ऑफ 66 crore टू काइंड ऑफ
फंड इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो कंपनी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है राइट वो इन्वेंट्री का प्रॉब्लम है राइट। तो ये कंपनी जो है अपने जो भी रॉ मटेरियल्स है इट इम्पोर्ट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज अदर कंट्रीज। तो वो उतना रॉ मटेरियल जो है या फिर उतना इन्वेंट्री जो है उसको स्टैक करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका इन्वेंट्री साइकिल जो बहुत लंबा होता है और उसको वर्किंग कैपिटल लोन्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आईपीओ रेज करके 66 करोड़ का सितंबर 24 में आईपीओ एक तरह से रेज किया था फॉर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। इट्स अंडरगो केपेक्स टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी फ्रॉम 18,000 टू अराउंड 24,000। ब्राउनफील्ड केपेक्स है। ग्रीनफील्ड केपेक्स तभी होगा जब 30,000 एमटीपीए का एक तरह से कैपेसिटी रीच होगा, बट दैट्स अ लॉन्ग टाइम राइट। इस कंपनी ने गाइडेंस तो 12-13% एबिटा के दिए, सेल्स के गाइडेंस नहीं है। बट मुझे इस कंपनी में ना बहुत सारे रिस्क्स, बहुत सारे वीकनेसेस दिखे। एक तो देर इज वॉलेटिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। द मैनेजमेंट वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट जब रॉ मटेरियल्स की बात आई। तो इनिशियली 12-13 एबिटा बोला, फिर कहा कि आई एम पॉजिटिवली ऑप्टिमिस्टिक, मतलब बहुत घुमाया फिराया विद रिगार्ड्स टू रॉ मटेरियल कॉस्ट राइट। इन्वेंट्री का बहुत बड़ा एक तरह से प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, बट दे हैव टू स्टैक अप इन्वेंट्री विच दे काइंड ऑफ इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज राइट। इट्स अ हाईली कॉम्पिटिटिव स्पेस राइट। ये कंपनीज जो होते हैं, ये इक्विपमेंट कंपनीज तो नहीं कहूंगा मैं, ये जो लैमिनेशंस कंपनी जैसे ट्रांसकोर, विलास ट्रांसकोर नाम की एक और कंपनी है। सो दे सप्लाई टू योर वॉल्टैम, स्किपर वगैरह। एंड देन वो कंपनीज जो है वो लार्जर टेलीकॉम कंपनीज या फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लाइक टाटा, भारती एयरटेल के साथ काम करते हैं राइट। तो ये जो कंपनीज है the intermediate companies कहूंगा, स्किपर या फिर वॉल्टैम, they can do some back-end integration to kind of do this lamination part by themselves। थोड़ा मुश्किल है बट कर सकते हैं। so that is one small risk। but सबसे important risk जो इस कंपनी का मुझे लग रहा है कि there is a lot of oversupply that is going to happen in the next 2 to 3 years, क्योंकि इसके जो सारे कंपिटिटर्स है, सारे के सारे कंपिटिटर्स ने केपेक्स किया। जिस तरह इस कंपनी ने केपेक्स किया है कि सोच के कि डिमांड बहुत बढ़ने वाली है ट्रांसफॉर्मर्स की, क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एनर्जी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। इंडिया की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली, सो दैट वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ पावर। तो बहुत लोगों ने एक तरह से ओवर सप्लाई हो जाएगा 2 से 3 साल बाद विद रिगार्ड्स टू द कैपेसिटीज दैट दीज कंपनीज आर इन द प्रोसेस ऑफ पुटिंग। और उसकी वजह से क्या होता है, अगर डिमांड डज नॉट गो अप एट द पेस ऑफ सप्लाई, देन इट्स सप्लाई काइंड ऑफ आउटग्रोज डिमांड। तो फिर एक तरह से डिस्काउंट करके बेचना पड़ता है माल, या फिर वो माल जो है वो इन्वेंट्री में धरा पड़ा रहता है वेयर हाउसेज में राइट। सो ये मुझे इस कंपनी का बहुत बड़ा एक रिस्क लगा। अगर आप इसका स्टॉक प्राइस देखो तो इट्स फेयरली डिसेंट स्टॉक प्राइस, कुछ ऐसा ज़्यादा हुआ नहीं। लिस्ट हुई उसके बाद ये बुरा वक्त चला शुरू हो गया एक तरह से ये स्टॉक मार्केट का, तो इसकी वजह से कंपनी नीचे ही जा रही है राइट। सो इफ़ आई हैव टू डू अ फंडामेंटल एनालिसिस, सेल्स ग्रोथ देखो तो 21% है, पर पिछले 3 साल का 38% है राइट। द लास्ट 3 years प्रॉफिट ग्रोथ है 63%, TTM इज 31%। इनके रिटर्न रेशियोज काफ़ी अच्छे, 26% का ROC है, 25% का ROE, मतलब लॉन्ग टर्म में कंपनी पैसा बना रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी एक्सपैंड होकर 12% तक आया है राइट। बट नेट प्रॉफिटेबिलिटी 10% से ज़्यादा है। B2B कंपनी है, लंपी सेल्स ग्रोथ होता है राइट। तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज लेस देन 10% राइट। CFO टू EBITDA के बारे में मैंने बात की कि कमज़ोर है, क्योंकि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा स्टैक करना पड़ता है। थोड़ा रिसीवेबल्स का भी प्रॉब्लम है, बट ज़्यादा प्रॉब्लम इन्वेंट्री का है। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी है, बट बहुत भारी तरीके से अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है। तो री इन्वेस्टमेंट रेट इज़ नथिंग बट केपेक्स डिवाइड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो काफ़ी अच्छे से री इन्वेस्ट करी है कंपनी। ज़्यादा डेट नहीं है, क्योंकि जो भी कैपिटल रेस किया था उससे डेट चुकता कर दिया कंपनी ने, ज़्यादा डेट था भी नहीं राइट। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म डेट है जो वर्किंग कैपिटल इश्यूज के लिए एक तरह से कंपनी यूज करती है वर्किंग कैपिटल के लिए। इफ आई हैव टू ask those same questions which I asked before investing in before making a decision, क्या ये कंपनी 15% सेल्स ग्रोथ इन द नेक्स्ट 2 years डिलीवर कर सकती है? मे बी नेक्स्ट ईयर कर देगी 15%, बट 2 years 3 years मेरे पास मुझे नहीं लगता है फ्रैंकली स्पीकिंग राइट। सेक्टोरल टेलविंड्स तो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में राइट। EPS ग्रोथ आई एम नॉट श्योर, इफ इट्स नॉट डिलीवर 15% सेल्स ग्रोथ, आई एम नॉट 100% श्योर वेदर इट वुड डिलीवर एन EPS ग्रोथ ऑफ 20%, 25%। इज इट अ सिक्लिकल बिजनेस? 100% सिक्लिकल बिजनेस है। कौन से स्टेज में, किस जगह पे ये साइकिल पे ये आप इन्वेस्ट करते हो ऐसे कंपनीज में, दैट इज व्हाट मैटर्स अ लॉट राइट। इज देयर प्रॉफिटेबिलिटी? नो, द NPM इज लेस देन 10%। इज देयर प्रिडिक्टेबिलिटी इन कैश फ्लो? दो देयर इज नो प्रिडिक्टेबिलिटी इन कैश फ्लो राइट। कैन द बैलेंस शीट सपोर्ट ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 2 years? आई थिंक यस इट कैन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये स्टॉक अंडर वैल्यूड लगा मुझे। इसका जो
पी जो है वो 20 है और इसका पी जी जो है वो 0.08 है। तो अगर इस स्टॉक में एक अंडरवैल्यूड स्टॉक लगा, अगर एंट्री सही हो और एग्जिट सही हो इस स्टॉक में, तो पैसे बन सकते हैं। दैट इज व्हाट आई थिंक, राइट? सो गाइस, बिफोर वी मूव अहेड टू द थर्ड कंपनी, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ you haven't, and please give a simple like if you really found value in this video, and share this video with as many people as possible and help me to take this channel to the next level, right? So the next company that we are going to analyze is Integrated Industries Limited. तो ये कंपनी एक सर्किट बोर्ड मैन्युफैक्चरर कंपनी थी, बट फिलहाल ये एक बिस्किट मैन्युफैक्चरर है, राइट? इट एक्सपोर्ट्स 25% ऑफ द बिस्किट्स दैट इट मैन्युफैक्चर्स, राइट? इनका जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, दे वांट टू ग्रो वेरी फास्ट इन रूरल एंड सेमी अर्बन काइंड ऑफ सेटअप। रिटेल एक्सपेंशन जो हो रहा है वो रूरल और सेमी अर्बन में एक तरह से हो रहा है, और इंटरनेशनली दे वांट टू काइंड ऑफ कुकीज़ बनाना चाहते हैं और उसको इंटरनेशनली एक तरह से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, राइट? तो इस कंपनी के जो ब्रांड्स है वो ज़्यादा फेमस नहीं है, तो आपको ये जो भी छोटे रिटेल आउटलेट्स पे ये ब्रांड्स मिल जाएंगे, ये रिच लाइट और फन ट्रीट जैसे ब्रांड्स है। मैंने कभी सुना नहीं इन ब्रांड्स के बारे में, तो ये ब्रांड्स एक तरह से इस कंपनी के हैं, और आपको बहुत सारे जो ब्रांड्स होते हैं बिस्किट्स के, जो छोटे छोटे रिटेल आउटलेट्स मिल जाते हैं, इसके भी मिल जाएंगे। तो बहुत कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, राइट? काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। एंड दूसरी बात है, इनका भी रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक अनब्रांडेड एक तरह से प्लेयर है, जैसे पार्ले जी या फिर ब्रिटानिया ब्रांडेड प्लेयर्स है। तो रिटेलर्स जब माल उठाते तो पहले पैसा देते, तो यहाँ पे कंपनी जो है वो रिटेलर्स के पीछे पड़ जाती है कि आप लोग प्लीज़ माल उठाइए और पैसा आप जब आपके पास आ जाए तो दे देना। तो एक अनब्रांडेड प्लेयर है, तो काफ़ी कम्पिटिटिव मार्केट में इतना आसान नहीं होता है ऐसे कंपनीज को अपना मार्केट शेयर बनाना या लेना, राइट? सो रिटेलर्स डू नॉट पे ऑन टाइम, दैट्स व्हाई देयर इज अ हाई रिसीवेबल्स इशू, राइट? दिस कंपनी वांट्स टू इंक्रीज कैपेसिटी फॉर विच दे रिक्वायर अ 400 to 500 crore capex। तो ये कहाँ से पैसा आएगा इसका कुछ आइडिया नहीं दिया है मैनेजमेंट ने, बट दे वांट टू काइंड ऑफ डू अ 500 crore capex। 75% यूटिलाइजेशन चल रहा है, बट इस कंपनी का सबसे बेस्ट चीज़ है इसका सेल्स ग्रोथ, राइट? इसका अगर आप सेल्स ग्रोथ देखो, गाइडेंस दे हैव गिवन अ 50% सेल्स ग्रोथ, एंड फॉर FY26 के लिए 50% एंड FY27 के लिए 70%, राइट? एंड दे हैव एक्सीडेड प्रीवियस ईयर्स सेल्स गाइडेंस। सो दिस कंपनी इज अ वेरी वेरी हाई ग्रोथ कंपनी, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाना चाहती है कुकीज़ वगैरह में, और अर्बन सेमी अर्बन पॉपुलेशन के लिए अपने प्रोडक्ट्स बनाना चाहती है। दैट्स व्हाई दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ नेटवर्क एक्सपेंशन। तो इसका भी थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करते, ज़्यादा मुझे डेटा नहीं मिला इस कंपनी के बारे में। इफ यू लुक एट द सेल्स ग्रोथ फॉर द लास्ट 1 year, इट्स 131%, प्रॉफिट ग्रोथ इज 127%, राइट? ROE ROC देख के ज़्यादा कुछ समझने नहीं वाला, क्योंकि 5 साल का या 7 साल का हमको ROE ROC देखना पड़ता है, बट दिस इज टू लेस विद रिगार्ड्स टू ड्यूरेशन, राइट? इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है पिछले 2 साल का देखना सही होगा, बिकॉज बिफोर इट वॉज अ सर्किट बोर्ड मैन्युफैक्चरर एंड वेरी रिसेंटली इट बिकेम अ बिस्किट मैन्युफैक्चरर बाय एक्वायरिंग 1 प्लांट, राइट? तो 9% का OPM है, NPM करीबन 7-8% का है, तो पैसा नहीं है बिजनेस में इतना ज़्यादा। CFO टू EBITDA, जैसे मैंने कहा कि रिसीवेबल्स का इशू है, तो काफ़ी कमज़ोर है। कुछ हद तक री इन्वेस्ट कर रही है अपने बिजनेस में, फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी है, ज़्यादा कुछ ऐसा डेट नहीं है बैलेंस शीट पे, तो वो काफ़ी क्लियर कट दिख के आता है। डेट वेट कुछ है नहीं, राइट? शॉर्ट टर्म डेट भी कुछ नहीं है। एक तरह से बिजनेस बनाने की कोशिश कर रही है ये कंपनी, बट इनका जो सेल्स गाइडेंस है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, राइट? एंड if I have to kind of give a summary, can this company deliver 15% sales growth? मुझे लगता है ये कंपनी अच्छे से 15% सेल्स ग्रोथ डिलीवर करेगी, राइट? सेक्टोरल टेलविंड्स वगैरह तो कुछ नहीं होते इसमें। EPS ग्रोथ 25% का डिलीवर कर सकती है कंपनी। सिक्लिकल बिजनेस नहीं है, बिस्किट्स हम हर वक्त खाते हैं, राइट? प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है इस कंपनी में, 10% के नीचे का नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है, प्रिडिक्टेबिलिटी भी नहीं है। कैन द बैलेंस शीट सपोर्ट ग्रोथ? यस इट कैन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अंडरवैल्यूड कंपनी है, करीबन इसका पी अगर आप देखो तो 9 का पी है, राइट? तो एक बहुत हाई ग्रोथ कंपनी है, थोड़ी रिस्की कंपनी है, बट पी जो है इस कंपनी का और इसकी प्रीवियस कंपनी जो थी उसका काफ़ी सस्ता, ये सस्ते कंपनीज है, राइट? सो दिस वाज अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ दीज 3 कंपनीज। आई होप you found value in these analysis, guys. Thank you very much for your time. Take care. Bye bye.